इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरह से देखना चाहिए ताकि हम इसे अपने एग्ज़ाम के रेलिवेंट बना सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये 9 जुलाई का करंट अफेयर्स है। बिजनेस लाइन में एक न्यूज़ थी, इंडिया रैंक 5th इन जनरेटिव एआई इनोवेशन, चाइना लीड्स जनरेटिव एआई। तो अब हम पहले इस न्यूज़ को देखकर सोचेंगे कि ये हमारे एग्ज़ाम में कहाँ पर यूज़ हो सकती है। जैसे 2013 में ऐसे आया था, राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। 2019 में कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार सृजन का अवसर है। इसी तरह से 2023 दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो अब हम इस न्यूज़ से देखिए अपने एसए की भूमिका बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज समय एआई से एक कदम आगे बढ़ करके जनरेटिव एआई तक पहुंच गया है। विज्ञान बहुत तेज़ी के साथ प्रगति कर रहा है। इस प्रगति के साथ जो यात्रा करेंगे वही देश विकास और समावेशन की यात्रा में अग्रणी होंगे। ऐसे में समय आ गया है कि भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटिव एआई की यात्रा में बहुत तीव्र गति से प्रथम 3 देशों में शामिल हों। और यह अगर भारत कर पाता है तो स्वाभाविक रूप से यह दूरदर्शी निर्णय होगा। दूरदर्शी निर्णय इसलिए क्योंकि संभावित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बहुत से निर्धारकों में से एक निर्धारक विज्ञान एवं तकनीक में उस देश की क्षमता भी होती है। जिस देश की क्षमता विज्ञान एवं तकनीकी में अत्यधिक होती है वह देश आर्थिक समृद्धि के स्तर को भी अधिकतम स्तर पर प्राप्त कर पाता है। आर्थिक समृद्धि से प्राप्त संसाधनों का वितरण जनसामान्य के मध्य विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के माध्यम से जब किया जाता है तब समावेशी विकास का भी लक्ष्य प्राप्त होता है। अतः समय आ गया है कि दूरदर्शी निर्णय लिए जाएं, क्योंकि अंतर्ज्ञान और तर्क तो यही इशारा कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई में कार्य करने के लिए हमें बेहतर कार्यक्रम बनाने होंगे। संभवतः इसलिए किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो देखिए कब कैसे हमने इस न्यूज़ को अपने एसए की जो लाइन थी उससे कनेक्ट कर दिया एंड में आकर। और ये न्यूज़ जीएस पेपर 3rd में भी यूज़ हो सकती है साइंस टेक वाले पार्ट में। तो हमने इस पर एक मॉडल क्वेश्चन बनाया है। जनरेटिव एआई क्या है, इसका महत्व क्या है, जनरेटिव एआई नवाचार किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जनरेटिव एआई नवाचार भारत की स्थिति क्या है, भारत के खराब प्रदर्शन का क्या कारण है, जनरेटिव एआई में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भारत क्या कर सकता है, चर्चा करें। जनरेटिव एआई पहले फीड किए गए डेटा की मदद से नए प्रकार के सूचना उपलब्ध कराना सिखाता है। यह अन्य एआई की तरह डेटा को केवल वर्गीकृत करने या पहचानने के बजाय प्रशिक्षण के आधार पर एकदम नई सामग्री बनाता है। जनरेटिव एआई का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चैट जीपीटी है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जनरेटिव एआई पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2023 के बीच लगभग 1350 जनरेटिव एआई पेटेंट के साथ भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। फिर हमने इसके महत्व को डायग्राम के माध्यम से दर्शाया है ताकि हमें आधा नंबर और उससे ज़्यादा मिलता रहे। आगे हम देखते हैं जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत की स्थिति। देखिए इसमें न्यूज़ में क्या था कि जो डाटे थे सिर्फ ऐसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हुए थे, तो मैंने इससे में एक आरेख बना दिया ताकि सामने वाले एग्जामिनर को भी देखने में ये अच्छा लगे और अपनी जो बात है वो देखते ही स्पष्ट हो जाए कि हम अभी भी पीछे हैं। कहाँ तो चाइना 38,210 पे है और कहाँ अभी हमारा 1,000 ही है। मतलब कितना कम परसेंटेज है ये तुलना करें तो हम तो भारत के खराब प्रदर्शन के कारण कम निवेश, हम निवेश बहुत कम करते हैं। कुशल शोधकर्ताओं, इंजीनियरों व डेटा वैज्ञानिकों की कम उपलब्धता, सहायक पारिस्थितिकी तंत्र, शिक्षाविदों, शोध संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र भारत में कम विकसित हो पाया है। अब हमें बताओ कि ये कैसे सही होगा, हमारा प्रदर्शन कैसे अच्छा होगा। तो जो चाइना कर रहा है हमें देखना चाहिए कि चाइना क्या कर रहा है, तो उस पॉइंट्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो कमी है वही उसको सुधार दो तो वो उसका सॉल्यूशन बन जाती है, तो हमने वही लिख दिया। जैसे ऊपर लिखा कम निवेश तो नीचे लिख दिया निवेश में वृद्धि करो। एआई शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करें, व्यावसायीकरण पर ध्यान। चीन में एआई अनुसंधान के व्यावसायीकरण पर जोर दिया जा रहा है जिससे व्यावहारिक अनुप्रयोग के साथ पेटेंट योग्य आविष्कारों की संख्या में वृद्धि हो। जनरेटिव एआई को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाएं क्योंकि राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है।
इसमें भी देखो हमने 5th पॉइंट में भी वो लाइन ऐड कर दी ऐसे वाली ही। तो कैसे वो क्वेश्चन भी हम किस तरह से अपने आंसर में यूज़ में ले लेते हैं कि राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। अब डाउन टू अर्थ से 9 जुलाई का ही ये न्यूज़ है कि गोवा और कर्नाटक के बीच कलसा बंडूरी परियोजना को लेकर फिर टकराव, केंद्रीय निकाय में महादाई बेसिन का निरीक्षण किया। अब PYQ आया 2016 में कि संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, ऐसे आया इस पर। फिर 2020 में भी ऐसे आया जिसमें हम इसको यूज़ में ले सकते हैं अगर आपने अपने सोचने की थिंकिंग पावर को डेवलप किया है तो ही। जैसे जहाज़ अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज़ पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। तो देखो अब हम इस न्यूज़ को किस तरह से अपने एस्से में यूज़ करके अपने एस्से की भूमिका लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं भूमिका। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद सामान्य विषय है। हाल ही में महादाई नदी जल विवाद सामने आया। यह जल विवाद भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अगर इनका समाधान नहीं किया गया तो यह जल विवाद भारतीय लोकतंत्र में प्रवेश करके और भारतीय संघीय व्यवस्था की जो उज्जवल छवि है उसको कमज़ोर करेगी, साथ ही राज्यों के मध्य तनाव बढ़ेगा। अगर ऐसा होगा तो भारतीय लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय संघीय व्यवस्था भी कमज़ोर होगी। संभवतः इसलिए ही कहा जाता है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबा करते हैं। तो देखो हमने कैसे इस न्यूज़ को अपने एस्से में भूमिका बनाने में यूज़ कर लिया। हाँ, और भी पॉइंट आएंगे लेकिन हम किस तरह से अभी स्टार्ट करें हम वो धीरे धीरे सीखते हैं। बाकी आने वाले टाइम में हम पूरा एस्से लिखना भी सीखेंगे। और फिर ये GS सेकंड जो हमारा पॉलिटी है उसमें भी इससे PYQ आए हुए हैं। 2013 में ही आया कि अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए संवैधानिक तंत्र समस्याओं को संबोधित करने और हल करने में विफल रहे हैं। क्या विफलता संरक्षणात्मक या प्रक्रिया अपर्याप्त या दोनों के कारण है, चर्चा करना। अब देखो ये क्वेश्चन तो आ गया लेकिन अब ये 2013 में आया है, इससे फिर से भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने इस पर भी एक मॉडल क्वेश्चन बनाया है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद संघवाद के लिए सबसे प्रभावशाली चुनौतियों में से एक है। इस संदर्भ में विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवादों पर उनके कारणों के साथ चर्चा करें, साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा करते हुए कुछ नवाचारी समाधान सुझाएं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद सामान्य विषय है। हाल ही में महादाई नदी जल विवाद सामने आया। यह जल विवाद भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद के सामने एक बड़ी चुनौती है। इससे भारतीय संघीय व्यवस्था भी कमज़ोर होगी। संभवतः इसलिए ही कहा जाता है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबता, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबा करते हैं। तो आगे चलते हैं कि इन जल विवादों के प्रमुख कारण क्या हैं, तो वो हमने यहाँ पे साइड में स्पष्ट कर दिए गए हैं। फिर हम एक डायग्राम बना के भी शो कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे कौन कौन से राज्यों में विवाद चल रहे हैं। एक और बात यहाँ पे समझने की ये है कि अगर ठीक है ये क्वेश्चन ना भी आए, अगर किसी पर्टिकुलर पे पूछ लिया तो क्या जो कारण है वो चेंज हो जाएंगे? कारण तो वही रहेंगे ना, और क्या सॉल्यूशन है वो भी चेंज हो जाएंगे? नहीं। अगर किसी चीज़ पे पर्टिकुलर पूछ लिया या नहीं भी पूछ रहा तो हम कैसे भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब अंतर्राज्यीय जल विवादों पर हमारे जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो आर्टिकल 262 और आर्टिकल 262 प्रावधान में क्या कहा गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के निर्णय का प्रावधान कर सकती है। संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य अदालत ऊपर उपलिखित ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी। अब आर्टिकल 262 के तहत 2 अधिनियम अधिनियमित किए गए हैं। पहला नदी बोर्ड अधिनियम, सेकंड अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। परंतु अब समस्या क्या है, अभी तक कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है, निर्णय हेतु कोई समय सीमा ही नहीं है। अब कह रहा है कि हम कोई नवाचारी समाधान हमें बताएं, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को बढ़ावा दें, इससे मध्यस्थता और बातचीत को इसमें अपनाया जाता है। नदी बेसिन संगठन स्थापित करें, इससे साझा नदियों के सहकारी प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। जलवायु लचीली प्रथाओं को बढ़ावा देना, जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करें। अतः हमें उपयुक्त नवाचारी उपायों को अपनाना चाहिए जिससे भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद की स्थिति मजबूत हो सके। तो देखो न्यूज़ एक थी, अब हमें इसमें ठीक है कंटेंट हर जगह मिल जाएगा। अब मेन पॉइंट है कि सीखना कैसे होता है हमें। करंट न्यूज़ आई, हमने उसे ऐसे भी लिखा, हमने उसको GS2 में भी उसको हमने देखा।
तो हमने एक की न्यूज़ को किस तरह से कितनी बार मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, लोग कंटेंट के पीछे भागे जा रहे हैं, एक के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं और बाद में क्या होता है, जब एग्ज़ाम आता है तो वो पीडीएफ जो इतनी सारी इकट्ठी हुई होती है फाइल्स के अंदर, उन्हें हमें देखने मन नहीं करता। वहाँ से फिर हमारा डिमोटिवेशन चालू हो जाता है। क्यों? पीडीएफ पे पीडीएफ, बस उसमें क्या है, पीडीएफ डाउनलोड हो गई, बस हमारा काम तो ख़त्म। तो यही चीज़ें होती हैं और मेरा मकसद है यही सिखाना कि हम कैसे कम से कम पढ़कर भी उसको मल्टीपल टाइम्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। यही मेरी इस वीडियो का उद्देश्य है। बाकी आप भी कहीं और अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हो या कहीं से भी आप किसी भी चैनल से सुनते हो, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या उसे सुनते टाइम उसे इस तरह से ही डील किया, इस तरह से ही सीखा। तो प्लीज़ अगर ये आपको इनिशिएट मेरा अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं कि और आपको इसमें क्या चेंजेस चाहिए, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग थोड़े अच्छे चेंजेस इसमें ला सकूँ जो आपको नीड हो, क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना ही है बस। बाकी इसकी पीडीएफ की लिंक एस्पिरेंट प्रॉब्लम सॉल्वर टेलीग्राम ग्रुप नीचे दे दी गई है, आप जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।